इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने विद्युत शैलों को हम किस तरीके से श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं वो चीज देखी समझी। तो सारी चीजें समझने के लिए आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए। आगे की चीजें आपको तभी समझ आएंगी तब आप पिछली चीजों को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो उन चीजों को आप समझ लीजिए। यहां पर हम किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम के आधार पर हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ ने दो नियम दिए और दो नियम जो हैं उनको हम यहां पे स्टडी करेंगे, उनको यहां पे अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो जो प्रथम नियम है उसको यहां सबसे पहले देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम हमको बताता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये नियम हमने लिखा, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यदि धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा आई हो तो इस नियम के अनुसार सिग्मा आई बराबर 0 होता है। सिग्मा आई बराबर 0 होता है। समझ लेते हैं इसको। मान लिया कि हमारे पास कोई ये संधि है, इस पर विभिन्न धाराएं मिल रही है। मान लिया कि ये धारा I1 है, ये धारा I2 है, इसी तरीके से ये धारा I3 है, ये धारा I4 है, ये धारा I5 है। तो इस संधि को हमने O मान लिया है। तो इस नियम को लगाने के लिए हमें चिन्ह परपाटी की जरूरत होती है और चिन्ह परपाटी के अनुसार हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। जैसे संधि से दूर यहां जो धाराएं जा रही हैं वो I5, I4 और संधि की ओर जो धाराएं आ रही है तीर के निशान से हमने इनको दिखाया है। तो संधि की ओर जो धाराएं आ रही है I1, I2, I3, इसका मतलब चिन्ह परपाटी के अनुसार इनको हम धनात्मक लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को जैसे कि I4 तथा I5 है इनको हम ऋणात्मक लेंगे। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं जरा। यहां पे देखिए इनका बीजगणितीय योग। संधि से दूर जाने वाली धारा जैसे हमने देखा I4, I5 है और संधि की ओर आने वाली धाराएं I1, I2, I3 है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 ये धनात्मक होगी। अब संधि से दूर जाने वाली धाराएं माइनस I4 और माइनस I5 और इनका बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। इस तरीके से हम इस नियम को लिख लेते हैं। तो अगर हम यहां से देखें, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो गया? यहां से I4 प्लस I5। तो हमको यहां से और क्या पता चल रहा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग ये है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग ये है और आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है, संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और ना ही वहां से आवेश हटाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत को बताता है। संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश
संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश हटाया जाता है। इस प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं। इसको हम धारा का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम को। द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम क्या बताता है हमको? किसी बंद परिपथ में या किसी परिपथ के बंद पास में विद्युत वाहक बलों का योग, किसी बंद परिपथ में या किसी परिपथ के बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहां पर हमने इस नियम को लिखा कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा ई बराबर क्या होता है? सिग्मा आई आर। इस तरीके से हम इस नियम को समझते हैं। अब जरा इसको आगे समझ लेते हैं। हमने यहां पर देखिए एक विद्युत परिपथ बनाया इस तरीके से। ये हमने यहां पर एक विद्युत परिपथ बनाया है। ये हमने यहां पर विद्युत सेल जोड़े। इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। मान लिया कि ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहां से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है। यहां पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। और अब यहां पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसको देखते हैं क्या होगी। मान लिया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये है E और ये है F। देखिए यहां पर विद्युत धारा ये I1 प्रवाहित हो रही है और यहां पर I2 है। तो इस संधि पर अगर हम देखें तो यहां पर ये दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। तो यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी अब क्या होगी? वो I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं तो इनका योगफल हो जाएगा क्या? I1 प्लस I2। तो अब इस प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी? I1 प्लस I2 होगी। अब देखिए यहां पर दो बंद पास हैं, ये एक है ये 1 और इसको हमने 2 मान लिया। तो अब क्या होगा? अब हम यहां से किरचॉफ का ये जो द्वितीय नियम है इसको यूज करके इस पाथ के विभिन्न खंडों में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और जो विद्युत वाहक बल है इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। R1 R2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी जटिल परिपथ में हम इस तरीके से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए हम जो बंद पास है हमारे, जो बंद पास है इसमें हम देखते हैं सबसे पहले और इसको हम इस तरीके से इसमें चलते हैं। ऐसे हम चल रहे हैं इसमें। देखिए जो हमने तीर का निशान लगाया है A C D B, क्या A C D B में, A C D B में हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो यहां पे हम चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। देखिए जैसे हमने प्रथम नियम में चिन्ह परिपाटी का यूज किया कि संधि के पास आने वाली धाराओं को हम, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ऐसे हम यहां भी यूज करते हैं कि जब हम धाराओं की दिशा में चलते हैं, जब हम जिधर को धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में चलते हैं तो जो I R का गुणनफल होता है
प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उसको धनात्मक लेते हैं, और अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उस गुणनफल को हम ऋणात्मक लेते हैं। इसी तरीके से सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेते हैं, और सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की चलने पर विद्युत वाहक बल को हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो एक बार और समझते हैं, जब हम विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो I और R के गुणनफल को, विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। विद्युत वाहक बल को हम कब धनात्मक लेते हैं, जब सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड के चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक, तथा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को कैसा लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तो धनात्मक, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। तो जरा ये नियम लगा कर देखते हैं। बंद पास ए सी डी बी में हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। देखिए हमने तीर का निशान ऐसे लगाया, ऐसे मूव कर रहे हैं हम। तो यहां पर देखिए, अब विद्युत धारा की दिशा में I1 R1 ये धनात्मक होगी क्योंकि हम विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर देखिए यहां पर आए हम ऐसे, अब हम इधर को ऐसे मूव कर रहे हैं तो विद्युत धारा तो ऐसे प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम ऐसे चल रहे हैं इसमें, तो यहां पर जो I2 R2 का जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, अब ऋणात्मक होगा। I1 R1 विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं तो कैसा हो गया, धनात्मक, और I2 R2 क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं इसमें, ऐसे चल रहे हैं, यहां से तीर के निशान से हमने ऐसे, तो अब हम इधर को चल रहे हैं तो I2 R2 को हमने ऋणात्मक क्यों लिया, क्योंकि विद्युत धारा इसमें देखिए यहां पर तीर का निशान, विद्युत धारा इधर को प्रवाहित हो रही है लेकिन हम चल रहे हैं इधर को, तो I2 R2 ऋणात्मक हो गया। ये हो गया इनका बीजगणितीय योग। अब आते हैं विद्युत वाहक बल पर। तो यहां पर देखिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, या ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं तो ये हो गया धनात्मक। अब देखिए यहां पर हम फिर ऐसे चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो ये कैसा हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। इस तरीके से हमने इस बंद पास के लिए हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब जरा इस पास टू माई, यहां भी हम इस तरीके से चलेंगे। देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं, यहां पर हमने तीर के निशान से दिखाया है। पास 1 में हमने लिख लिया। अब जरा बंद पास 2 के लिए आ जाइए। बंद पास ये है 1, और बंद पास CEFD, CEFDC भी कह सकते हैं इसको, जैसे ACDBA भी कह सकते हैं इसको, ACDBA में। तो इसी तरीके से CEFDC में, और ये कौन सा, ये है बंद पास 2। अब यहां पे देख लीजिए, देखिए अब हम इसमें ऐसे चल रहे हैं तो I2 R2 कैसे होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा में हम ऐसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर I2 R2 हो गया, कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। अब विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं हम। यहां भी देखिए विद्युत धारा इसमें भी ऐसे ही प्रवाहित हो रही है क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो प्लस I1 प्लस I2 और R3 ये भी धनात्मक है, क्योंकि यहां पर विद्युत धारा की दिशा भी इस तरीके से, जिस तरीके से हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर, और बराबर। और यहां पर भी देखिए हम कैसे मूव कर रहे हैं, ऋण से धन टर्मिनल की ओर ऐसे मूव कर रहे हैं हम, ऐसे तीर का निशान हमने बिल्कुल इस तरीके से लगाया ऐसे, तो ये क्या हो गया, E2 हो गया। ये इस तरीके से हम ये दोनों बंद पास के लिए ACDBA तथा CEFDC में हमने देखा, ये दोनों समीकरण हमने लिखी किरचॉफ के द्वितीय नियम के आधार पर। तो यहां से हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके देखिए, I1 I2 I3 यहां पे है नहीं, तो I1 I2 है, तो I1 I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं, और R1 R2 R3 के मान ज्ञात कर सकते हैं, E1 E2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन समीकरणों को सॉल्व करके, ऐसे अगर हमारे पास और भी जटिल परिपथ हो तो उसके विभिन्न खंडों में धाराओं के मान तथा प्रतिरोधों के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि जितनी ऊर्जा मिल रही है इतनी ऊर्जा कंज्यूम हो रही है, क्योंकि
जितना विद्युत वाहक बल यहां से मिल रहा है और इतना ही इसमें क्या हो रहा है, विभव पतन हो रहा है जो प्रतिरोध है उनमें। तो जितनी ऊर्जा यहां पर मिल रही है, जितनी ऊर्जा दी गई है और इतनी ऊर्जा यहां से कंज्यूम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। और इसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं इसे। तो आई होप आपको ये दोनों नियम समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।